चलिए दुनिया भर की 5 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। गाजा से वापसी के लिए इजराइल तैयार, हमास पर टिका है फैसला। ट्रंप ने बताया कब रुकेगा युद्ध। सीरिया में 5 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन जनता को खबर तक नहीं है। ईरान के चाबहार के पास अमेरिका का बंदरगाह बनना है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को चौंकाने वाला प्रपोजल दिया है। चाइना, भारत, क्यों दोनों पर असर पड़ेगा इसका, और क्या असर पड़ेगा? हमास की सहमति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने के लिए कहा है। हमास की सहमति के बाद तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को गाजा पर बमबारी रोकने के लिए कहा है। यह बड़ी खबर। जापान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता। पाकिस्तान ने जो पेशकश की उसके मुताबिक अमेरिका पासनी बंदरगाह पर एक टर्मिनल का निर्माण कर रहा है और उसे ऑपरेट करेगा ताकि पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज तक उसकी आवाजाही आसानी से हो सके। ये हम विस्तार से खबरों की बात कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र अशांत बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा हुआ है, जहां चीन का ग्वादर पोर्ट भी है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को चौंकाने वाला प्रपोजल दिया है। ये प्रपोजल अब अरब सी में, अरब सागर में पोर्ट बनाने को लेकर किया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अरब सागर में एक बंदरगाह, एक पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान ऐसा अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए या कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कर रहा है। यह नागरिक बंदरगाह बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के पासनी कस्बे में स्थित होगा। इस क्षेत्र में पहले से ही ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट है, जिसे चाइना ने बनाया हुआ है और चीन ही ऑपरेट करता है। सबसे खास बात यह है कि पासनी पोर्ट ईरान के चाबहार पोर्ट के काफी करीब होगा, जिसे भारत ने बनाया है और भारत की स्ट्रेटजी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट भी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सलाहकारों ने, उनके एडवाइजर्स ने शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करके 1.2 अरब डॉलर तक के प्रस्ताव की पेशकश की है। पासनी में अमेरिका क्या बंदरगाह बनाने वाला है? पाकिस्तान ने जो पेशकश की है उसके मुताबिक अमेरिका पासनी बंदरगाह पर, पासनी पोर्ट पर एक टर्मिनल का भी कंस्ट्रक्शन करके उसे ऑपरेट करेगा, ताकि पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट खनिज हैं और उसकी आवाजाही, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, आसानी से हो सके, उनको हासिल कर सके। वो ये पूरा क्षेत्र जो है वो बहुत ही अशांत है, वहां पर पीस नहीं है। बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर से लगा हुआ है ये इलाका। ये स्थान, ये जगह जो है ईरान के चाबहार पोर्ट से महज 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिसे भारत ईरान के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक रेल नेटवर्क को भी फंड करे, जो पासनी को पाकिस्तान के पश्चिमी यानी वेस्टर्न प्रांतों में जो स्थित खनिज क्षेत्र है उन्हें उनसे जोड़े। हालांकि रिपोर्ट में इस नए बंदरगाह के सैन्य संचालन या फिर मिलिट्री सैन्य अड्डे, मिलिट्री बेसिस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अमेरिकी धमकी के बाद राजी हुआ हमास। ट्रंप ने इजराइल को तुरंत दिए ये आदेश। हमास की सहमति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने के लिए कहा है। फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन हमास अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव पर राजी हो गया है। उसने शांति प्रस्ताव के प्रभावी होने के 72 घंटे के अंदर अंदर जीवित या फिर मृत 48 इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा प्रशासन स्वतंत्र तकनीकी एक्सपर्ट्स की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने का ऐलान किया है। हमास की सहमति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास के लिए शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को लेकर डेडलाइन दिए जाने के कुछ समय बाद ही हमास ने प्रस्ताव पर रजाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रयासों, पीस एफर्ट्स को सराहा। लगभग 2 साल से गाजा में जारी सैन्य अभियान के थमने की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों को अब सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई महत्वपूर्ण कदम है। हमास ने बयान जारी करके ये कहा है और संकेत भी दिए हैं कि वो तुरंत मीडिएशन की जो बातचीत चल रही है उसमें शामिल होने के लिए अग्री है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमास की ओर से जारी बयान के बाद मेरा यह मानना है कि वे स्थायी शांति, वो स्टेबल पीस के लिए तैयार हैं। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी रोकने की जरूरत बताई, जिससे कि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके। शांति वार्ता में शामिल होने को तैयार है हमास। वहीं आपको यह भी बता दें कि हमास की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के गाजा प्लान पर विस्तृत इलस्ट्रेटेड चर्चा के लिए, बातचीत के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने की सहमति जताई गई है। हमास ने दोहराया कि वो गाजा का प्रशासन स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए भी राजी है। हमास ही अब तक गाजा का प्रशासन चला रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्धारित शर्तों के मुताबिक सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिसके तहत उन्हें स्थायी युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाएगा। इसके बदले में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और मारे गए गजावासियों के शवों के साथ
उन्हें रिहा किया जाएगा। इस ऐलान के बाद इजराइल गाजा से अपनी वापसी का पहला चरण जो है वो पूरा करेगा। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता। देखिए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एक बयान में कहा गया है कि शनिवार देर रात जापान में 6.0 यानी कि 6 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार भूकंप 50 किलोमीटर की गहराई पर आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनसीएस ने कहा है कि भूकंप रात 8:51 पर आया, जिसकी तीव्रता 6.0 रही। पूरा देश एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। जापान उसके बाद उसके आसपास की जो दुनिया है, सबसे घना भूकंपीय नेटवर्क है। उस दुनिया की वजह से, उस डेमोग्राफी की वजह से, और इसलिए वे कई भूकंपों को रिकॉर्ड करने में सक्षम रहते हैं। जापान एक ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, जिससे कि पूरे द्वीपों में बार बार कम तीव्रता के झटके और कभी कभी ज्वालामुखी गतिविधि महसूस की जाती रही है। आए दिन ऐसा होता है। जापान में आए प्रमुख भूकंप, हाल के प्रमुख भूकंपों में 2024 का नेटो भूकंप, 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी, 2004 का चुएत्से भूकंप, 1995 का महान हानशिन भूकंप शामिल है। जापान में भूकंपों को परिणाम की बजाय भूकंपीय तीव्रता से मापने के लिए आमतौर पर शिंदो पैमाने का उपयोग किया जाता है। यह अमेरिका में प्रयुक्त संशोधित मकार्ली प्रवृत्ति तीव्रता पैमाने, चीन में प्रयुक्त लिएडू पैमाने का यूरोपीय माइक्रोसिस्मिक पैमाने के समान है, जिसका मतलब यह है कि पैमाना किसी दिए गए स्थान पर भूकंप की तीव्रता को मापता है, न कि रिक्टर पैमाने की तरह भूकंप के केंद्र पर उत्पन्न ऊर्जा स्रोत को मापता है। भूकंप की तीव्रता के 12 स्तर अन्य भूकंपीय तीव्रता पैमाने की विपरीत है, जिनमें तीव्रता के 12 स्तर होते हैं। जापान मौसम विज्ञान द्वारा प्रयुक्त शिंडो यानी भूकंपीय तीव्रता शाब्दिक रूप से कंपन की डिग्री 10 स्तरों वाली एक इकाई है, जिससे जो शिंदो 0 एक बहुत हल्का कंपन से लेकर शिंदो 7 एक गंभीर भूकंपीय वहां पर आमतौर पर देखी जाती है, और इसी को लेकर इस प्रणाली का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में हम आपको ये भी बताते चलें कि 5 और उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप फर्नीचर, दीवार की टाइलों, लकड़ों के घरों, कंक्रीट और इमारतों, सड़कों, गैस और पानी के पाइपों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रंप ने बताया कि युद्ध कब रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना पर युद्ध विराम अब हमास के फैसले पर टिका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली वापसी रेखा पर सहमत हो गए हैं, और इसी बीच अब ट्रंप ने हमास से यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार करने के लिए कहा है कि ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का समय दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा डील को लेकर अब युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, इसका फैसला हमास पर टिका हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। इजराइल अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, और हमास को भी इसकी जानकारी दी गई है। हमास की डील पर राजी होते ही तुरंत सीज फायर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि इजराइल ने गाजा के लिए एक प्रारंभिक वापसी रेखा यानी कि इनिशियल विड्रॉल लाइन पर सहमति जताई है, जिसकी जानकारी हमास को दी गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमास इसकी पुष्टि कर देगा, युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। सीरिया में 5 अक्टूबर यानी कि आज संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन जनता को खबर तक नहीं है। सीरिया में पहली बार बशर अल असद के पतन के बाद संसदीय चुनाव हो रहे हैं। 210 सीटों वाली संसद में 2/3 सीटों का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होगा, जबकि बाकी सीटें नियुक्त की जाएंगी। जनता की बाकी सीटें नियुक्त की जाएंगी मतलब बाकी सीटों पे अपॉइंटमेंट होगा। जनता की सीमित भागीदारी को लेकर चुनाव की ट्रांसपेरेंसी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। 2024 दिसंबर में विद्रोहियों के तेज हमले में असद का शासन गिरा था, जिससे देश में 5 दशक पुरानी असद परिवार की तानाशाही का अंत हो गया। अभी एंटरिम गवर्नमेंट की कमान अहमद अल शरा के हाथ में है। यह चुनाव सीरिया में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। हालांकि ये प्रत्यक्ष मतदान नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट या डायरेक्ट मतदान नहीं है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होगा, जिसमें जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालेगी। लेकिन फिर भी कई सीरियाई नागरिकों को यह मालूम ही नहीं है कि उनके देश में इस तरह का चुनाव भी हो रहा है। अब ये भी समझिए कैसे होता है सीरिया में चुनाव। पिछले 50 सालों से असद परिवार के शासन में सीरिया में चुनाव तो नियमित रूप से हो रहे हैं, रेगुलर तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जनता के लिए वे सिर्फ दिखावे भर थे। असद के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी संसद पर हमेशा हावी रही और परिणाम पहले से तय माने जाते थे। असल कंपटीशन जो है, असल प्रतिस्पर्धा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर होती थी, जब सदस्य अपने नाम लिस्ट में ऊपर लाने की कोशिश करते थे। जनता को खबर ही नहीं कि कल वोटिंग है। दिलचस्प बात यह है कि राजधानी दमिश्क की सड़कों पर चुनाव का कोई माहौल नहीं है। शनिवार तक शहर की मुख्य सड़कों और चौकों पर न तो उम्मीदवारों के पोस्टर लगे थे, न ही कोई जनसभा या प्रचार रैली हुई। कई नागरिकों को तो यह तक नहीं मालूम था कि अगले ही दिन देश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें खबर ही नहीं है कि कल वोट पड़ेंगे।